Good morning everyone. Myself Smriti Singh. I read in class 7 by St. Paul's English School. आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का लेसन 4 SST, जिस चैप्टर का नाम है मुख्य स्थलाकृतियाँ। पहला हम लोग का टॉपिक है अपक्षय। पृथ्वी के प्रपटी ठोस तत्वों जैसे चट्टानों आदि में होने वाली टूट फूट, विघटन और एकांतरण अपक्षय कहलाती है। गर्मी, ठंड, पाला, पौधे, जंतु, रासायनिक क्रियाओं जैसे बहुत से तत्व अपक्षय सहायक करते हैं। अपक्षय एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में कई घटनाएं क्रम से भाग लेती हैं। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम दरारें दिखाई दे सकती है। इसके पश्चात पदार्थ के धीरे धीरे विघटन होने लगता है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टानों में टूट फूट होती है उसे अपक्षय कहलाती है। अपक्षय के दो प्रकार होते हैं, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। जब चट्टानों के विघटन से उसके संगठन और अवस्थाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उसे भौतिक अपक्षय कहलाते हैं। इसे यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। भौतिक अपक्षय में चट्टानों में आने वाली दरारें बहुत बड़ी हो सकती हैं और पश्चाताप चट्टानें टूट भी सकती है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो चट्टानें हैं उसकी दरारें बहुत ही बड़ी हो सकती है, मतलब वो बहुत बड़ा हो सकता है और पश्चात चट्टान टूट भी सकती हैं। इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक है अपक्षय की उपयोगिता। विघटन होते रहने से चट्टानें धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। मतलब विघटन होने से चट्टानें जो होती हैं वो छोटी छोटी होते चली जाती हैं और अंत में मृदा परिवर्तित हो जाती है। अपक्षय के कारण ही अलग अलग स्थलाकृतियाँ जैसे मैदान, पहाड़ियाँ, नदियाँ, धाराएँ और पठार निर्मित होते हैं। अपक्षय की लंबी प्रक्रिया में अपरदन निरपेक्ष में स्थानीय पटल पर्पटी का निर्माण होता है। यह पृथ्वी की पृष्ठीय तनाव के कम करने के लिए सहायक करती है। मतलब ये जो पृथ्वी के पृष्ठीय तनाव, मतलब वो तनाव करता है, उसे कम करने के लिए, मतलब कम करने में सहायता करता है। इसके बाद हम लोग का है टॉपिक अपरदन। अपरदन सम्मेलन अपक्ष के पश्चात होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में चट्टाने के टूट फूट टुकड़े अपने वास्तविक स्थान से हट जाते हैं और अपरदन के कारकों जैसे बहते हुए जल, समुद्र लहरों, वायु, हिमनद आदि द्वारा में अन्य स्थानों पर जमा कर दिया जाता है। अपरदन में ये बता रहा है कि मतलब जो टूट फूट होती हैं, जैसे अपरदन के कारकों जैसे बहते हुए जल, समुद्र, वायु, हिमानंद, मतलब इसे एक स्थानों पर इकट्ठा कर लिया जाता है। आकांक्षित ये अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर कम ऊंचाई वाले स्थान पर जमा किए जाते हैं। ये जहाँ से अधिक ऊंचाई वाले स्थान से कम ऊंचाई होता है वहाँ स्थान पर इसे जमा किया जाता है। समांतर देखा गया है कि जल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ऊंचे स्थान में निर्मित स्थान की तरफ बहता है। चट्टानों में यह छोटे टुकड़े तलछट कहलाते हैं। जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब जो भारी भारी पत्थर के छोटे छोटे टूट जाते हैं टुकड़े, उसे तलछट कहा जाता है। कि जब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ऊंचे स्थान से निर्मित स्थान की तरफ बढ़ाया जाता है, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े इस तलछट के कारण नदियों के तल व किनारे घिसते रहते हैं और चट्टान के टूटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जो तलछट होता है, इस तलछट के कारण जो किनारे की घिसती रहती है, मतलब जो नदियाँ घिसती रहती हैं और चट्टानें टूटने की मतलब प्रक्रिया सबसे ज़्यादा रहती है। इस प्रकार की जमाव और अपरदन की इन प्रक्रियाओं से पृथ्वी की सतह विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग का है अपरदन का प्रभाव। अपरदन का प्रभाव मतलब जो कहाँ कहाँ पे हुआ था इसमें बताया जाएगा। अपरदन की प्रक्रिया मिट्टी की उपजाऊ शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। यदि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो भूमि पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। यह अपरदन की प्रक्रिया में मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ
परत हट जाती है तो नीचे की कठोर परतें अपक्षय के निशान पर आ जाती हैं। अपक्षय की इस प्रक्रिया का चक्र सदियों तक चलता रहता है। हवा या नदी के द्वारा ले जाया जाने वाला मलबा को अपरदन को उपकरण कहते हैं। मतलब जो चक्र नदियाँ होती हैं वो हवा नदी द्वारा ले जाएगा, मतलब जो कचड़े होते हैं जमा जाने वाले मूल से मलबा अपरदन कहते हैं। हम लोग जानेंगे, मतलब जो मलबा होता है उसे कचड़े को कहते हैं। जो कचड़ा नदी हवा एक जगह पे जो इकट्ठा कर देती है कचड़ा, उसे मलबा कहते हैं। जमाव, इसके बाद हम लोग का टॉपिक है जमाव। जमाव की प्रक्रिया निरपेक्ष अपरदन के कारकों जैसे नदी, वायु, हिमानंद द्वारा एक स्थान पर जमा कर लिए जाते हैं। जब ये कारक अपरदित पदार्थों से आगे ले जाए जा सकते हैं, अपक्षय को जाते हैं, तो वो उन्हें स्थान पर जमा कर देते हैं। इसके बाद हम लोग है अनाच्छंद। अपक्षय में अपरदन होने के लिए 7 कार्य का अक्षरदाय की प्रक्रिया होती है। यह पृथ्वी की परपटी आकार देने या असलाकृति की ऊंचाई कम करने के लिए आदर्श अवस्थाएं उपलब्ध कराती है। यह पर्वतीय ऊंचाई को नदी बढ़ाती, उन्हें पहाड़ियों कठोर और मैदानों के परिवर्तन कर देती। यहाँ उन्हें नया आकार मिल जाता। जो अक्षरदान है वो जो नीचे गिराती है, वो पहाड़ियों से जो नीचे गिरा देती है पठारों पे, मतलब वो नया एक आकार ले लेता है। जैसे कोई भी चीज़ होता है जो टूट फूट जाता है, उसको बना दिया जाए तो वो एक नया आकार हो जाता है, ऐसे ही वो एक नया आकार हो जाता है। इसके बाद हम लोगों का है नदी। जब जल धरती पर वर्षा के लिए गिरता है तब उसका कुछ भाग विसर्गित हो जाता है, कुछ भूमि के अंदर चला जाता है और बाकी बचा हुआ भाग नदी छोटे छोटे धाराओं के रूप में बहने लगता है। आप देखे ही होंगे, अगर जो बारिश होता है जब वो धरती पे गिरता है जल वर्षा के रूप में, तो आपने देखा ही होगा वो कुछ भाग कहीं पानी जमा हो जाता है और जो पानी होता है वो कहीं मतलब नदियों की तरह बहने लगता है। जैसे रोड पे पानी लग जाता है, नदियों की तरह बहता है, वैसे ही। इसके बाद हम लोगों का होता है समुद्री लहरें। समुद्री लहरें के दो प्रकार हैं। पहला है समुद्री अपरदन, दूसरा है समुद्री निरपेक्ष। तो हम लोग पहला जानेंगे। पहले समुद्री अपरदन। तटों के साथ साथ तेज हवाएं उठती हैं। समुद्र के जल समुद्री तट पर अस्थि शक्ति के साथ टकराता है, इन्हें समुद्री लहरें कहते हैं। जो तटों के साथ हवाएं उठती हैं और समुद्र के जल पर समुद्री तट पर अधिक शक्ति के साथ टकराती हैं, उन्हें समुद्री लहरें कहते हैं। गुफा, समुद्री मेरुआ निर्माण जल आकर्षित टकराने या ध्रुवण के मौजूद वायु पर दबाव पड़ती है। कभी कभी ये लहरें चट्टानों को छोटे खंडों में तोड़ देती हैं। जो चट्टान होती है, कभी कभी जो लहरें आती हैं पानी की, वो चट्टान को भी तोड़ देती हैं। इसके बाद हम लोगों का है समुद्री निरपेक्ष। दूसरा हम लोगों का समुद्री लहरों द्वारा किए गए निरपेक्ष कार्य एक बहुत धीमी गति प्रक्रिया समुद्री लहरें तटों पर अवसादों जैसे रेत, बजरी, छोटे पत्थरों आदि जमा कराती है। इन्हें समुद्र के बीच लैगून का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग का है हवा। हवा के भी 3 प्रकार होते हैं, अपरदन, परिवहन, जमाव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपरदन। तेज हवाएं रेत, मिट्टियों के कंकड़ों को बड़ी मात्रा में उड़ा ले जाती है। जब आपने देखा ही होगा, जब हवा बहता है तो वो बहुत तेज बहता है, जैसे रेत, कंकड़ों, छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं उन्हें भी उड़ा ले जाता है। हवा बाधा बनने वाली चट्टानों प्रहार कर उन्हें खुरच देती है। यह खुरचा गया पदार्थ चट्टानों का अपक्षय उपकरण बन जाता है। इसके बाद हम लोग का है परिवहन। जो मैंने 3 प्रकार बताए थे, पहला अपरदन, दूसरा परिवहन और तीसरा जमाव। तो हम लोग का दूसरा है परिवहन। हवाएं चट्टानों के टुकड़ों वायु ऊंचाई पर ले जाने सक्षम है। अंत हवाएं इन्हें सीमित दूरी अवस्था में कुछ मीटर ऊंचाई तक ही ले पाती है। इसके बाद हम लोग का है जमाव। जमाव द्वारा कार्य हवाओं की गति कम होने का कारण कुछ बाधाएं जैसे जंगलों, इमारतें, पेड़ों
आदि अस्थाई में आने वाले कारण होते हैं। इसके बाद हम लोग का है मिट्टी। भूमि की सतह मिट्टी निर्माण होती है। अनेक भौतिक, रासायनिक और अजैविक प्रक्रिया द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे टुकड़े टूटते टूटते रेत तथा बालू के कणों में परिवर्तन हो जाती है। यह बहते हुए जल वायु द्वारा मिट्टी के रूप में विभिन्न स्थानों पर जमा हो जाती है। किसी भी प्रकार की वनस्पति या पौधों के लिए मिट्टी आवश्यक है। यह जमाव जीवन का आधार है। इसके बाद हम लोग हैं मिट्टी की उपयोगिता। मिट्टी की 3 प्रकार की उपयोगिता होती हैं, 4 प्रकार की। सभी प्रकार की पौधे प्रक्रिया पौधों की कृषि सफलों विसर्जित के आवश्यक है। ईंट बनाए के लिए का प्रयोग किया। ईंटों प्रयोग इमारतों और घरों का निर्माण किया जाता है। और जैसे ईंट बनने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जब ईंट बनता है, आपने देखा ही होगा, जहाँ पे ईंट बनता है वहाँ पे मिट्टी का ईंट बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और ईंटों का प्रयोग इमारतों के निर्माण के लिए किया जाता है। मनुष्य की भावी पीढ़ियों अवस्थीय मिट्टी गुणवत्ता के निर्भर उत्तम गुणवत्ता के मिट्टी के उत्तम गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध होता है। मतलब मनुष्य जो है वो मिट्टी का काम करके कितना मेहनत करके उसे पैसा मिलता है। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करता है। मिट्टी के उपयोग हमने बताए। इसके बाद जो कुम्हार होता है, जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का ही उपयोग करता है। इसके बाद है मिट्टी के घटक। कार्बनिक, इसके 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक, अर्बनिक। कार्बनिक मृत पौधों के जंतुओं अवशेष तथा कुछ जीव जैसे जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करते हैं। समय के साथ साथ पौधों और जंतुओं के अक्षय अपघटित हो जाते हैं और एक गहरे रंग में पदार्थ बदल जाते हैं जो हमियों कहलाते हैं। हमियों के पोषक तत्व मात्रा में अधिक हो जाती है। इसके बाद हम लोग का है अकबर्निक। चट्टानों के हर्षी का अन्य कणों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद हम मिट्टी के निर्माण, मतलब मिट्टी के जो निर्माण है वो बताएंगे हम लोग इस वीडियो में। और इस मिट्टी के 5 निर्माण होते हैं। पहला जलवायु, दूसरा वनस्पति और जीव, तीसरा पैतृक तत्व, 5वां समय और 5वां भौगोलिक स्थिति ऊंचाई। इसके बाद हम लोग का है निर्माण के आधार पर मिट्टी के प्रकार। स्थानिक मिट्टी, अवशेष मिट्टी। मिट्टी के रूपरेखा, मतलब जो मिट्टी के रूपरेखा है वो कैसे हैं। ऊपर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने के लिए पश्चात हम जान चुके हैं कि मिट्टी के लिए अकबर्निक घटक मिट्टी के अवशेष तत्वों मिट्टी के निर्माण के लिए चट्टानों के टुकड़े स्थान एकत्र हो जाते हैं या किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत में मिट्टी का महीन कण पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग का है भारत में पाई जाने वाली कुल मिट्टियों के प्रकार, मतलब जो भारत में पाई गई है मिट्टियों के प्रकार हम बताएंगे। इसमें 6 मिट्टियाँ पाई गई हैं। पहला है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा लैटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी और काली की रेगू मिट्टी। मैंने मिट्टी के वितरण भी बनाए हैं। जो भारत में मिट्टियाँ हैं, मैंने मिट्टी के वितरण भी बनाए हैं जो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे पहले ऊपर पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, भारत, लक्षद्वीप सागर, हिंद महासागर, यहाँ पे साइड में श्रीलंका है। और मैंने इसके जितने प्रकार होते हैं मिट्टी के मैंने बनाए हैं। देखिए पहला है जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे मैंने बनाया है। दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटराइट मिट्टी, 5वां है पर्वतीय मिट्टी और 6वां है मरुस्थल। मैंने भारत का भी ड्राइंग बनाया है, भारत का नक्शा आप देख सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे ये मिट्टियाँ हैं इसमें लिखी गई हैं, देख सकते हैं।
बाद हम लोग पर्वतीय मिट्टी के बारे में कुछ जानेंगे। इस प्रकार की मिट्टियाँ हिमालयन पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती हैं। जो इस प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती हैं, यह फलों के पेड़ तथा चाय कॉफी की पैदावार के लिए अच्छी होती हैं। दूसरा हम लोग का है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। यह भारत में लगभग 40% क्षेत्र में फैली हुई है। ये 40% क्षेत्र में फैली हुई है। जो ये मिट्टी है, यह मिट्टी नदी तलछटों से बनी है। ये जो मिट्टी है वो नदी से बनी हुई है, तलछटों से। यह मिट्टी अधिकांशतः पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात और बंगाल के कुछ भागों में प्रायद्वीप भारत की तट रेखा के पास पाई जाती है। इसके बाद तीसरा हम लोग का है लैटराइट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी पहाड़ियों और ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हम मिट्टी के मुख्य विशेषताएं ऊपरी मृदा की उप मृदा की और पोषक तत्वों का निर्वहन करना है। इसके बाद चौथा हम लोग का लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल रंग की होती है। जो लाल मिट्टी होती है वह लाल रंग की होती है। इट मीन्स मतलब रेड कलर की मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें लौ ऑक्सीड अधिक मात्रा में पाई जाती है। लौ ऑक्सीड जो एक केमिकल है जो वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग का है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान अरवली की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसकी प्रक्रिया रेतीली, रूखी, सिदरी और भूरे रंग की होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ये ब्राउन कलर की होती है, भूरे कलर की। छठवां हम लोग का काली या रेगुलर मिट्टी। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों की विघटन निर्माण होती है। यह नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी तथा तापी नदी की घाटियों पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने का कारण इसे कपास मिट्टी कहते हैं। इसके बाद हम लोग का है मिट्टी का अपरदन और संरक्षण। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का बड़े स्तर पर अपने स्थान से हट जाना मृदा अपरदन कहलाना। मृदा अपरदन के मुख्य कारण गलन, कृषि नीति, प्रदूषण और भूमि अस्थिर दबाव है। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है वनारोपण, उचित कृषि तकनीक। तीसरा है अतिचारण। चौथा है बांध। वनरोपण। वनरोपण का अर्थ है खाली भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ और अन्य वनस्पति उगाएं। पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को टकरे रहती हैं। दूसरा है उचित कृषि तकनीक। उचित कृषि तकनीक पहाड़ी ढलानों, सीढ़ीदार खेती, बांधों का बनाया परिरेखा खेती और पट्टीदार खेती आदि शामिल है। तीसरा हम लोग का है अतिचारण। जानवरों का एक ही स्थान पर अधिक समय तक चरना अतिचारण कहलाता है। जो जानवर होते हैं उन लोगों को एक ही जगह पे चरना वो अतिचारण कहलाते हैं। इसे रोकने के मैदानों में वनस्पति बनी रहेगी और मृदा का कटाव रुकेगा। चौथा हम लोग का है बांध। बाढ़ की नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया है। जो बाढ़ है उसको नियंत्रित करने के लिए बांधों का